कहते हैं ना, जरूरत से ज्यादा होशियारी हमेशा से मुसीबतें लेकर आती है। नेपाल की नई कम्युनिस्ट सरकार प्रचंड चीन के साथ दोस्ती तो बढ़ा रहा है, लेकिन भारत ने एक जरा सा अगर किनारा किया ना तो फिर नुकसान ही नुकसान होना शुरू हो जाएगा नेपाल को। सबसे पहले तो 22 अरब रुपए का नुकसान होगा। भारत अमेरिका दोनों देंगे बड़ा झटका। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है पड़ोस के पॉलिटिक्स में। तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार अमेरिकी युद्धपोतों को क्यों उड़ाया चाइना ने। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। नेपाल में सरकार बदल चुकी है और नेपाल में इस वक्त प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड। कहा जा रहा है कि पर्दे के पीछे से ओली ही है जो बैठा हुआ है गद्दी में। अब ओली का मतलब हो गया चीन के साथ पूरा दोस्ती। ओली ये भूल जाएगा, आंख बंद कर लेगा कि चाइना ने नेपाल के बहुत सारे जगहों पर कब्जा कर लिया है और अब तो चाइना ने खुलेआम बहुत सारी बातें कहनी शुरू कर दी है। जैसे ही प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड बना, वैसे ही उसने कहा कि चलो जो तुमने एयरपोर्ट बनाया है ना, 22 अरब रुपए का खर्चा आया नेपाल के पोखरा एयरपोर्ट को बनाने में, चलो हम उसका जो है उद्घाटन करते हैं। अब चीनी अधिकारियों के बीच नेपाल का प्रधानमंत्री इस एयरपोर्ट का उद्घाटन कराया। उन्होंने कहा कि चलो हिमालय तक ट्रेन भी चला लो, ये भी न्योता दे दिया। कम्युनिस्ट पार्टी से बने हुए ये पीएम नेपाल को थाली में सजाकर चाइना को देने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि जैसे ही ये उद्घाटन वगैरह हो गया, चाइना ने कहा कि इस प्रोजेक्ट को तो हमने BRI के तहत बनाया है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि नेपाल को जो हमने पैसे दिए थे इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, ये BRI के तहत दिए हैं, तो ये कर्जा है। अब प्रचंड ये कह रहा है कि नहीं ये तो कर्जा नहीं है, ये तो तुमने हमारी मदद की थी, कर्ज के बजाय सहायता है, ये इसको सहायता में बदलो। हमने BRI साइन ही नहीं किया है, BRI प्रोजेक्ट के हम हिस्सा ही नहीं है। अब ये बातें ऊपर खाने चल रही है ताकि नेपाल की जनता को समझाया जा सके कि हम BRI का हिस्सा नहीं है, क्योंकि नेपाल की जनता भी इस चीज को देख रही है कि श्रीलंका में BRI प्रोजेक्ट के नाम पर चाइना ने क्या किया और अगला नंबर नेपाल का है, ये भी समझ में उन्हें आ जाएगा। तो नेपाल की कुर्सी में जो बैठे हुए हैं इस वक्त, वो नहीं चाहते हैं कि वहाँ की जनता को ये पता चले कि चाइना अब धीरे धीरे कब्जा कर रहा है, कर्ज चुकाने की हमारी हैसियत नहीं रहेगी, और जैसे ही हमारी हैसियत नहीं रहेगी वैसे ही ये हम पर दावा जताना शुरू कर देगा। अब बात रही कि क्या भारत और अमेरिका यहाँ बैठकर सिर्फ चीन का तमाशा देखेंगे। ये तो साफ समझ में आ रहा है कि नेपाल में जो नई सरकार बनी हुई है उसके पीछे कहीं ना कहीं चाइना है। तो आपको बता दें, नेपाल की मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं और हारेगा कोई नहीं बल्कि हारेगा नेपाल। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि एक सर्किट है अन्नपूर्णा सर्किट। ये एयरपोर्ट नेपाल के अन्नपूर्णा सर्किट को जोड़ता है, जो पर्वतारोहियों के बीच में बेहद लोकप्रिय है। नेपाल ने इसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो बना दिया है, लेकिन यहाँ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के आने के आसार दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब जब इस एयरपोर्ट पर उड़ान ही नहीं आएगी तो फिर पैसे कहाँ से आएंगे? नेपाल को पहले ही समझा दिया कि ये BRI प्रोजेक्ट है, हमने कोई मदद नहीं करी है, यानी चाइना पैसे लेगा। और अब भारत जो पहले से ही नेपाल के अंदर चीन के द्वारा बनाई गई बिजली को नहीं खरीद रहा है, चीन के बनाए गए भैरवा एयरपोर्ट से किनारा करके रखा है, वो और भी ज्यादा कड़ाई अपना सकता है। अगर ये कड़ाई अपनाता है तो नेपाल की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ेंगी। ये तो चीन में नेपाल के पूर्व राजदूत ताका कार्की ने भी काठमांडू पोस्ट में लिखा है कि जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल तनाव बढ़ रहा है ना, नेपाल की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने जा रही हैं। अगर पश्चिमी देशों ने चीन के बनाए प्रोजेक्ट को इस्तेमाल करने से मना कर दिया, अगर भारत ने भी चीन के बनाए प्रोजेक्ट को इस्तेमाल करने से खुद को अलग कर दिया, तो इससे सबसे बड़ी हानि होगी नेपाल को। नेपाल खुद को ठगा सा महसूस करेगा। कार्की का कहना है, अगर हमें विदेश से लोन और मदद चाहिए तो हमें इस कोल्ड वॉर से बचना चाहिए। हमें सबसे पहले अपने घर को सुधारना होगा और जियोपॉलिटिकल कार्ड खेलने के बजाय अपनी जरूरतों को पूरा करना होगा। आपको बता दें,
अब नेपाल ने इस परियोजना के लिए ना चीन के एक्जिम बैंक से 21 करोड़ 59 लाख डॉलर का भारी भरकम कर्जा ले रखा है। अगर पोखरा एयरपोर्ट से लाभ नहीं होता है तो नेपाल के लिए बहुत मुश्किल होगा चाइना को ये पैसे लौटाने। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ चाइना अमेरिका का भी तनाव कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि चाइना अब अमेरिका पर वॉर की एक तैयारी सा कर रहा है। अमेरिका के रिटायर्ड जनरल हैं, ये रिटायर्ड जनरल ये कह रहे हैं कि जिनपिंग युद्ध की तैयारी कर रहा है और ये युद्ध की शुरुआत होगी ताइवान से। और जिस तरीके के ये मैसेज दे रहे हैं, उस मैसेज से साफ दिख रहा है कि आने वाले किसी भी समय में दिख जाएगा कि चाइना किस तरीके से ताइवान पर कब्जा जमाता है। वैसे आपको बता दें, अमेरिका ने ये साफ साफ कहा है कि अगर चाइना कोशिश करता है ऐसा कुछ भी, तो सीधे सीधे वो आएंगे और इस युद्ध में हिस्सा लेंगे। और चाइना भी इस चीज को समझता है कि अगर ताइवान पर हमला किया तो फिर ऐसा ही कुछ होगा। हमने आपको बताया था कि किस तरीके से हाल ही में चाइना के फाइटर जेट ने घेर लिया था अमेरिका के मिलिट्री प्लेन RC-135। एकदम से करीब 10 से 20 फीट के अंतर में ये आ गए थे। मतलब अब टकराए कि तब टकराए, इस तरीके के हालात बन गए थे। अब जिस दिन ये सारा चीज हो रहा था, उसी दिन चाइना के 2 प्लान चल रहे थे। दोनों प्लान पर चाइना काम भी कर रहा था। एक प्लान फिलीपीन सागर पर चल रहा था और एक प्लान साउथ चाइना सी पर चल रहा था। अब ये जो इलाका है जिसे कहते हैं 9 डैश लाइन, चाइना का ये कहना है कि ये हमारा तालाब है और इस तालाब में आने वाली हर चीज हमारी है। वैसे आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से समंदर किसी का अपना नहीं हो सकता है। कोई भी समंदर पे दावा नहीं कर सकता है। खास तौर पर समंदर का जो किनारा है अपने देश से 200 मील तक ही दावा कर सकते हैं, उससे ज्यादा दावा नहीं कर सकते हैं। तो चाइना ने कहा बिल्कुल ये सही बात है, समंदर पर किसी का दावा नहीं हो सकता है, लेकिन ये समंदर थोड़ी है, ये तो हमारा तालाब है, तो इस पर तो हमारा ही हक होगा और किसी का हक नहीं होगा। चाइना समझता है कि यहाँ पर अगर उसे लड़ाई लड़नी होगी तो 2 तरफ से लड़ाई लड़नी होगी। एक, इसे साउथ चाइना सी में भिड़ना होगा और दूसरा, इसे फिलीपींस सागर में भिड़ना होगा, ताकि ताइवान को किसी तरह की कोई मदद न मिले। अगर युद्ध का समय हो तो ताइवान स्ट्रेट तक कोई भी न पहुंच पाए, ताइवान को कोई मदद ही न मिले, जिससे कि चाइना के लिए आसान हो जाए ताइवान पर कब्जा करना। अब इसकी प्रैक्टिस चल रही थी उस दिन जिस दिन अमेरिकी प्लेन को घेरा था चीनी जेट ने, और ये प्रैक्टिस कर रहे थे कि किस तरीके से हमें अमेरिका के युद्धपोत को उड़ाना है। एक साथ ये 2 प्रैक्टिस कर रहे थे, 2-2 युद्धपोतों को कैसे हम आपस में समन्वय करके एयरफोर्स इसे उड़ाएगी। USS निमित्ज और USS रोनाल्ड रेगन को ये उड़ाने की प्रैक्टिस कर रहे थे। इन्होंने सिमुलेट किया पूरे घटनाक्रम को, यानी कि तैयारियां जोर पर चल रही हैं। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।